नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना वॉज लॉन्च्ड इन। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को कब लॉन्च किया गया था। देखो, ये जो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना लॉन्च की गई थी ये 2023 में लॉन्च की गई थी, परंतु कौन से मंथ में लॉन्च की गई थी? तो ये अगस्त महीना 2023 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। इसके बारे में डिटेल से भी जानेंगे। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो था वो लॉन्च की गई, ताकि हिमाचल में जो ग्रीन एक्सपेंड है उसको, ग्रीन कवर है उसको जो है वो एक्सपेंड किया जा सके, मतलब ग्रीनरी फैलाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल में, इसलिए जो है वो उसको किया गया था। और इसमें जो है वो अभी तक जो है वो 232 हेक्टेयर भूमि को जो है वो लाया जा चुका है। और मानसून सीजन जो 2023 का है उस दौरान की ये बात है। और देखा जाए तो 11 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के ऐसे हैं जो इसमें जो है वो जिनमें काम चला हुआ है इस योजना के तहत। और ये स्कीम जो है वो आने वाले सालों में जो है वो अपना टारगेट भी पूरा कर लेगी। परंतु ये तो हो गया मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के बारे में। पूछा गया तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ से ही एक ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। फॉरेस्ट कवर हिमाचल का कितना है? अगर हम बात करें कि कितनी फॉरेस्टेड लैंड है हिमाचल की, फॉरेस्टेड लैंड जो है ना वो है 15,443। ये आपने ध्यान रखना है, 15,443 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये पूरे एरिया का कितना परसेंट कवर करती है? 27.74% जो है ये कवर करती है। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एचएस में क्वेश्चन पूछा गया। एचएस में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया है तो नहीं पूछा, थोड़ा सा टफ करके पूछ लिया गया। पूछा गया कि हिमाचल में जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितना एरिया कवर करते हैं, कितना वेरी डेंस फॉरेस्ट का पूछ लिया गया। और उसके अलावा पूछ लिया गया मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितना एरिया कवर करते हैं। और उसके अलावा क्या पूछा गया? उसके अलावा पूछ लिया गया ओपन फॉरेस्ट जो है वो कितना एरिया कवर करते हैं, तो इनके बारे में पूछा गया। अगर हम बात करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 3,163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो 7,100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करते हैं। और अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो 5,180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करते हैं। तो ये है टोटल एरिया जो कवर किया जाता है अलग अलग फॉरेस्ट के द्वारा। इसको मैच करने के लिए पूछा गया था वहाँ पर, तो इस तरह से आपने इसको मैच भी कर देना है। 14,443 का डाटा, 3,163, 7,100 और 5,180। अब यहाँ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन आउटर हिमालय। तो देखो, बोलते हैं इनमें से कौन सा बाह्य हिमालय में नहीं आता, आउटर हिमालय में जो है वो नहीं आता है। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय को भी तो अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अब आउटर हिमालय में इनमें से कौन सा जो है वो नहीं आता है, ये पूछा गया है। तो इनमें से देखा जाए तो देहरा जो है ये आउटर हिमालय में आता है, और चुराहा जो है ये भी आउटर हिमालय में आता है। बल वैली जो है ये भी आउटर हिमालय में आती है। परंतु छछियोत जो है, छछियोत ऑप्शन डी जो है ये आउटर हिमालय में जो है वो नहीं आता। अच्छा, छछियोत आउटर हिमालय में नहीं आता तो कहाँ पर जो है वो आता है, ये भी तो पता होना चाहिए। छछियोत पड़ता कहाँ पर है, साथ में ये भी पता होना। छछियोत डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट मंडी का ये छछियोत जो है वो लेसर हिमालय में आता है, या फिर आप इनर हिमालय भी जो है वो कह सकते हैं, यहाँ पर ये आता है। आउटर हिमालय में अगर हम बात करें तो आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक की जो आपकी रेंज है वहाँ पर क्या क्या आता है, तो मुख्य रूप से तो ऊना डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर आता है। ये आपने ध्यान रखना है। ऊना के अलावा वहाँ पर क्या क्या आता है? ऊना के अलावा आपने ध्यान रखना है कि आउटर हिमालय में जो है पोंटा वैली, नाहन तहसील, जो नाहन तहसील आ जाती है। अब लोअर एरिया जो पच्छाद और रेणुका तहसील के हैं वो आ जाते हैं। मंडी की बात करें तो मंडी का बल्ह आ जाता है, जोगिंदरनगर इसमें आ जाता है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा का नूरपुर, देहरा, पालमपुर ये इसमें आ जाते हैं। और चंबा की बात करें तो चंबा का भटियात इसमें आ जाता है, डलहौजी इसमें आ जाता है, चुराहा चंबा का इसमें जो है वो आ जाता है, किसमें? आउटर हिमालय में। ये आपने ध्यान रखना है। हम बात लेसर हिमालय की भी साथ में कर लें तो लेसर हिमालय में मंडी का छछियोत, करसोग ये जो है वो इसमें जो है वो आते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है लेसर हिमालय या इनर हिमालय में, तो इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो अपर डलहौजी पार्ट है, भटियात और चुराहा का कुछ पार्ट जो है वो लेसर हिमालय में भी आता है और आउटर हिमालय में भी आता है। सिरमौर जो है, सिरमौर का जो अपर एरिया है वो पच्छाद रेणुका साइड का, वो जो है वो लेसर हिमालय, इनर हिमालय में आता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एक डिटेल में जो है वो वेरिफिकेशन है, डिटेल में जो है वो एक जानकारी है सारी की सारी। आपको आउटर हिमालय मुख्य रूप से याद रखना है।
कई बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटर हिमालय को और क्या कहते हैं। तो आउटर हिमालय को जो है वो शिवालिक भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और शिवालिक पर्वत को जो है वो मेनाक पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। धौलाधार को जो है मौलाक के नाम से जाना जाता है, ये भी पता चल गया जी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सेंससेस ऑफ इंडिया व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज 51,70,877। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 51,70,877 थी। देखो, अगर हम हिमाचल की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो भी पता होनी चाहिए अलग अलग सेंससेस के अकॉर्डिंग क्या थी। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखो, हम स्टार्ट करेंगे 2011 की जनगणना से, आंसर खुद ही निकल कर आ जाएगा। 2011 की जब जनगणना हुई तो हिमाचल की पॉपुलेशन थी 68,64,602, ये आपने ध्यान रखना है। जब 2001 की जनगणना हुई तो हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी थी, वो इम्पोर्टेंट है, वो थी 60,77,900, ये आपने ध्यान रखनी है। 1991 की जब जनगणना हुई तो हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी थी, 51,70,877, ये आपने ध्यान रखना है। और 1981 की जब जनगणना हुई तो हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी थी, 42,80,818, ये जो था वो हिमाचल की जनसंख्या थी। तो पता चल गया ना कि हिमाचल की जनसंख्या कितनी है। तो ये पता चल गया, तो यहाँ से ही ये आंसर निकल कर आ जाता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की पॉपुलेशन थी 51,70,877। ये हो गया जी पॉपुलेशन के बारे में। इसके अलावा एक डाटा ये भी देख लो आप कि हिमाचल की जो 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन है उसमें से मेल और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। पूरी पॉपुलेशन तो हिमाचल की है 68.65 लाख अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें से मेल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 34.82 लाख, और फीमेल पॉपुलेशन की बात करें वो है 33.83 लाख। अभी आप शॉर्ट्स के ऊपर जाना, हमारी शॉर्ट्स जो हमने बनाई हैं चैनल के ऊपर, उसमें मैंने सारी पॉपुलेशन बताई है, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, उसको देख लेना। वो 40-45 सेकंड की वीडियो है और उसमें सारा क्लियर हो जाएगा थोड़े से टाइम में, वो आपका वो देख लेना एक बार। आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं मंचित डायलेक्ट विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ तिब्बतन एंड हिंदी इज स्पोकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि मंचित बोली जो तिब्बती और हिंदी का मिश्रण है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बोली जाती है। देखो, अगर हम मंचित की बात करते हैं, पहले तो ध्यान रखना है कि ये किसका मिक्सचर है, तिब्बतन और हिंदी का ये मिक्सचर है, और बोली किसके द्वारा जाती है, तो ये स्वांगलास के द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, स्वांगलास के द्वारा बोली जाती है। यहाँ पर देखिए, स्वांगलास शेड्यूल ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की, जो पत्तन वैली लाहौल स्पीति में जो है देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो है वो राजपूत भी होते हैं स्वांगला, और ब्राह्मण भी होते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो मंचद जो कि मिक्सचर है तिब्बतन और हिंदी का, और चिनाली ये भाषा है जो कि बोली जाती है सिप्पी और लोहार के द्वारा। भोटी जो है वो बौद्ध के द्वारा मुख्य रूप से बोली जाती है। एक तिनान के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, ये किसके द्वारा बोली जाती है, शिशु एरिया में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ये बोली जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। और स्वांगलास जो है ये रिजेंबल करते हैं मुंडा स्पीकिंग ट्राइब ऑफ बंगाल, बिहार एंड सेंट्रल एशिया, ये भी ध्यान रखना है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये भाषाओं के बारे में, मंचद जो कि मिक्सचर है तिब्बतन और हिंदी का, वो स्वांगलास के द्वारा बोली जाती है। चिनाली जो है वो सिप्पी और लोहार्स के द्वारा बोली जाती है। और भोटी जो है ना वो बौद्ध के द्वारा बोली जाती है। तिनान बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ये शिशु एरिया के लोगों के द्वारा जो है वो बोली जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ से हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो स्वांगला ट्राइब की बात हो रही है, तो अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो यहाँ पर स्वांगलास के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। स्वांगलास के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं उसमें रुस्ता ते ब्याह आता है, ये मैरिज बाय अलॉपमेंट है जहाँ पर लड़का और लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और बस शादी करते हैं। और खुआ ब्याह हो गया, इसमें मैरिज बाय कैप्चर होता है, लड़का लड़की को कैप्चर कर लेता है। और मजमी ब्याह की बात करें तो इसमें लड़का जो है वो क्या करता है, लड़का अपनी सिस्टर को जो है वो भेजता है लड़की को लाने के लिए, क्योंकि वो खर्चे नहीं दे सकता इसलिए वो अपनी सिस्टर को भेजता है। तो ये स्वांगलास के बीच में हमने मैरिज के टाइप भी देख लिए। यहाँ पर किन्नौर्स के बारे में भी दिए गए हैं, जैसे कि दम चालीसीस, दमसांगसीस हो गया, बिनांग हचीस हो गया, जूसीस हो गया, ये लव मैरिज के टाइप हैं। दरोस, दुबर, न्यामशा, लेमो, न्यामशा दे पांग, आशीष, हचीस, ये मैरिज बाय फोर्स है। जानेखंग, जानेतंग कॉमन मैरिज के टाइप हैं। न्योतांग, मेरांग जो है ये मैरिज हैं जो कि दो लोगों के बीच में होती है, और इसमें जो है वो दो लोग ही जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होती, तो इसलिए दो लोगों के बीच में ही हो जाती है, मतलब दो थोड़े से लोग जाते हैं और शादी हो जाती है।
तो ये लैंग्वेजेस के साथ हमने मैरिज के टाइप भी रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड 52 स्टोन एक्सेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर बाणगंगा इन विलेज राहौर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से ये जो राहौर गांव है यहाँ पर बाणगंगा नदी के किनारे 52 पत्थरों की एक कुल्हाड़ी जो है वो पाई गई। ये किसको मिली थी? देखो ये किसने पाई थी? ये GC महापात्रा के द्वारा पाई गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। GC महापात्रा के द्वारा जो है ये जो 52 स्टोन एक्सेस थी वो जो है वो यहाँ पर पाई गई। और अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछने का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछेंगे, परंतु आपको पता होना चाहिए। 52 स्टोन एक्सेस ऑन द बैंक ऑफ बाणगंगा रिवर, बाणगंगा जो कि आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी बनती है, वहाँ पर जो है ये मिलती है और ये जो है वो GC महापात्रा को मिलती है। अगर बात कांगड़ा की ही हो रही है तो कांगड़ा के बारे में कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। यहाँ पर थॉमस कॉरियार्ड दिया गया है, इसके द्वारा कांगड़ा की यात्रा कब की गई थी? इसके द्वारा 1615 में 1615 में कांगड़ा की यात्रा जो था वो की गई थी। यहाँ पर मूरक्राफ्ट दिया गया है, इसके द्वारा कांगड़ा की यात्रा कब की गई थी? 1820 के आसपास इसके द्वारा यात्रा की गई थी। और अगर कनिंघम की बात करते हैं तो कनिंघम के अनुसार जालंधर नामक दानव जो था वो हुआ करता था और वहीं से जालंधर का नाम जो था वो लिया गया था। इनके अनुसार जो है जलंधर नामक दानव को जो था भगवान शिव के द्वारा जो था वो मारा गया था। तो ये कांगड़ा के बारे में आपने अलग अलग मेंशन जो है वो ध्यान रखने हैं। वैसे कांगड़ा का अर्थ होता है कान का गढ़, यानी कि भगवान शिव ने जब जलंधर राक्षस को मारा था तो उसका कान जिस स्थान पर गिरा था वो कलंतर या फिर कांगड़ा के नाम से जो है वो कहलाया। बाकी तो हम बहुत कुछ कांगड़ा के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर अटैक हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कांगड़ा का फोर्ट है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट माना गया कांगड़ा का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिलहाल हम इतना ही रिवाइज करते हैं जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। यहाँ पर वही लिखा गया है, GC महापात्रा फाउंड 52 स्टोन एक्सेस ऑन बैंक ऑफ रिवर बाणगंगा इन विलेज राहौर। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर रणजीत सिंह एक्वायर्ड द कोटला फोर्ट। तो बोलते हैं कि राजा रणजीत सिंह के द्वारा कोटला फोर्ट को कब एक्वायर किया गया था? तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो कोटला का किला हुआ करता था उसको 1811 में कैप्चर कर लिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। पूरी बात क्या है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी आर्मी भेजी थी, तो आर्मी को कौन लीड कर रहा था? आर्मी के जो कमांडर थे वो थे देसा सिंह मजीठिया। देसा सिंह मजीठिया के द्वारा आर्मी को लीड करते हुए जो है 1811 में क्या किया गया? 1811 में इनके द्वारा जो था ये कोटला फोर्ट जो था वो कैप्चर कर लिया गया। ये आपने ध्यान रखना है। उस टाइम गुलेर के राजा कौन हुआ करते थे या फिर गुलेर के अंतिम राजा कौन थे? तो उस टाइम गुलेर के राजा भूप सिंह हुआ करते थे। ये आपने ध्यान रखना है। गुलेर की ये बात हो रही है, भूप सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे और भूप सिंह ही जो था वो अंतिम राजा भी हुए गुलेर के। देखो पहले तो सिखों ने इसके ऊपर 1811 में कब्जा कर लिया, उसके बाद भूप सिंह के पुत्र हुए शमशेर सिंह, इनके द्वारा जो है वो सिखों से इस किले को जो है वो आज़ाद करवाया गया, परंतु इतना कुछ सफल प्रयास नहीं रहे उसके बाद भी चलकर। और 1846 में हमें फाइनली देखने को मिलता है कि गुलेर रियासत जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन जो है वो आ जाती है। 1846 में गुलेर पर अंग्रेज़ों का शासन जो है वो हो जाता है। गुलेर भी कांगड़ा से अलग हुई एक रियासत है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलेर की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। कौन से ईयर में की गई थी? 1405 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुलेर के किस राजा को जो है वो शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? गुलेर के राजा थे मान सिंह, जिनको शेर अफगान की उपाधि जो था वो दी गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलेर का कौन सा शासक जो था वो अकबर का समकालीन हुआ करता था? तो राजा रामचंद हुआ करते थे गुलेर के, जो अकबर के जो था वो समकालीन थे। और आपने ध्यान रखना है कि राजा जगदीश चंद हुए गुलेर के, इनके द्वारा 1572 में कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी मुगलों के द्वारा, उसमें जो था वो इनके द्वारा भी भाग लिया गया था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब गुलेर जो है वो मुगलों के खिलाफ भी देखने को मिला। कौन सा टाइम था? वो टाइम था जब गुलेर के राजा राज सिंह हुआ करते थे। गुलेर के राजा राज सिंह हो गए, चंबा के राजा चतर सिंह हो गए, बसौली के राजा धीरजपाल हो गए, जम्मू के किरतपाल देव राजा थे। इनके द्वारा मुगलों को जो था वो हराया गया था, मुगलों के खिलाफ जो था वो आक्रमण किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। बाकी तो गुलेर के प्रथम राजा, अंतिम राजा, ये तो आपको पता चल ही गया। बीच की बातें भी आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। मदर इंडिया, वुमेन ऑन बीच एंड ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स वर द फेमस वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि मदर इंडिया, वुमेन ऑन बीच, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं?
तो देखो इन कृतियों की अगर हम बात करते हैं तो ये अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम अमृता शेरगिल के बारे में आए दिन पढ़ते रहते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अमृता शेरगिल एक पेंटर थी और इनका जन्म 1913 में हुआ था, जनवरी महीने में। हंगरी में इनका जन्म जो था वो हुआ था। अगर हंगरी में इनका जन्म हुआ था तो इनको जो है वो हिमाचल के साथ कैसे जोड़ा जाता है, क्योंकि हिमाचल के जीसस एंड मैरी स्कूल से जो था ये पढ़ी थी। जीसस एंड मैरी स्कूल शिमला में पढ़ता था जहाँ से ये पढ़ी थी। इनके जो फेमस काम है वो 1931 में इन्होंने सिटिंग न्यूड, ब्लैक न्यूड, टॉर्सो, एल्फर्ड कॉरोट, ये जो है वो मुख्य काम किए। 1932 में यंग गर्ल जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सेल्फ पोर्ट्रेट, नोट्रे डेम, ये इनके द्वारा प्रसिद्ध काम किए गए। 1935 में इनके द्वारा मदर इंडिया, मैन इन वाइट, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल और हिल मैन और हिल वुमेन, ये इनके द्वारा प्रसिद्ध कृतियाँ बनाई गई। ये जो ग्रुप ऑफ 3 गर्ल है ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद 1937 में वुमेन ऑन बीच, फ्रूट वेंडर, गर्ल विद पिक्चर, ब्राइड्स टॉयलेट और ब्रह्मचारीज, ये भी एग्जाम में पूछी गई। शायद ब्राइड टॉयलेट या फिर गर्ल विद पिक्चर, इनमें से एग्जाम में कुछ पूछा गया है। 1938 में इनके द्वारा सहिष्णुता, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल और रेड ब्रिक हाउस, विलेज ग्रुप, रेड क्ले एलिफेंट इन हिल सेंस, ये इनके द्वारा प्रसिद्ध कृतियाँ बनाई गई। और मदर एंड चाइल्ड स्केच 1935 में बनाया गया। 1941 में कैमल स्केच इनके द्वारा बनाया गया। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इनके बारे में ध्यान रखना है। ऑप्शन में ना निकोलस रोरिक भी दिया गया था। तो निकोलस रोरिक एक रशियन पेंटर हुआ करते थे और रोरिक आर्ट गैलरी भी जो है वो स्थित है इनके नाम पर। रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में स्थित है। नगर में जो है वो एक मंदिर भी स्थित है, त्रिपुरा सुंदरी माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। ये जो है कौन से स्टाइल में बना हुआ है? ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। और हडिम्बा देवी मंदिर जो मनाली में स्थित है वो भी पैगोडा स्टाइल में ही बना हुआ है, वो आपने ध्यान रखना है। तो इतने क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखो, अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी देखो एलाइड सर्विसेज का एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम है और पोस्टें भी बहुत अच्छी हैं। अभी पीजीटी हिंदी का रिजल्ट आ रहा है और पीजीटी हिंदी में जो है वो जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया, उनकी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। वैसे ही बात है एलाइड सर्विसेज की। मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, किस्मत भी थोड़ा सा साथ दे देगी तो डेफिनेटली आपको भी सक्सेस मिलेगी। और ऐसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम देखने का मिलेगा और ऐसे ही फिर खुशी होगी जैसे अभी हिंदी वालों को हुई होगी। तो टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। अच्छी प्रैक्टिस होगी तो अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन हिमाचल प्रदेश इन 2023-24। तो बोलते हैं 2023-24 में हिमाचल में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी कौन सी संख्या सही दी गई है। देखो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर हम बात करते हैं हिमाचल में, तो हिमाचल में 580 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो 2023-24 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, अभी सिविल हॉस्पिटल्स का पूछा गया था। तो सिविल हॉस्पिटल तो 115 है, ये क्वेश्चन पूछा गया। वो हमने क्वेश्चन जो है वो ये डिटेल में डिस्कस किया है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का, तो 104 हमने ये मिशन एलाइड में पढ़ रखा है, देख लेना मिशन एलाइड। उसके अलावा अभी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी डिस्कस कर रहे हैं, तो 580 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो 2023-24 में है हिमाचल में। हिमाचल में कितनी ESI सिविल डिस्पेंसरीज हैं? तो 16 ESI सिविल डिस्पेंसरीज हैं, वो आपने ध्यान रखना है। कितने हेल्थ सब सेंटर हैं हिमाचल में? तो 2114 हेल्थ सब सेंटर जो है वो हिमाचल में है। तो ये डाटा है, यहाँ से ये 4-5 नंबर हैं अलग अलग, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये सीधे रूप पर 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन जो भी आएगा वो सही कर आपको जाएंगे, कभी गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन। तो इस डाटा को ध्यान रखना, बार बार रिवाइज हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है डाटा मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटेड बिटवीन कांगड़ा बड़ा भंगाल, जो धौलाधार रेंज में आता है। तो इनमें से कौन सा कांगड़ा और बड़ा भंगाल के बीच में स्थित है? अगर हम बात करते हैं तमसार पास की, तो तमसार पास कांगड़ा और बड़ा भंगाल के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, ये तो वैसे आसान ही है तमसार पास का, परंतु उसका एल्टीट्यूड कितना है इसका, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो तमसार पास के एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो 4572 मीटर,
4572 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। ऑप्शन में कुछ और भी पासिस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बसोदन पास दिया गया है। ये बसोदन पास जो है वो चंबा को भटियात साइड से जोड़ता है और इसका एल्टीट्यूड है 2400 मीटर। ये आपने ध्यान रखना। यहाँ पर शिवालिंग पास दिया गया है। ये जो शिवालिंग पास है ये किसको किसके साथ जोड़ता है और कहाँ पर ये स्थित है, कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। तो शिवालिंग पास की अगर हम बात करें तो ये जो है वो किन्नौर में स्थित है और इसका एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है 3980 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। ये ध्यान रखना है। तेलंग पास यहाँ पर दिया गया है, तो तेलंग पास के बारे में भी ध्यान रखना है कि कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है और किसको किसके साथ या फिर कहाँ पर ये स्थित है। देखो तेलंग पास जो है ये जो है कांगड़ा को चंबा साइड से जोड़ता है और कांगड़ा को चंबा साइड जोड़ने के अलावा जो है उसका एल्टीट्यूड है 4640 मीटर। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि जो ये पासिस दिए गए हैं इनमें जो सबसे ऊंचाई पर या सबसे ऊंचा जो पास है वो कौन सा है, तो वो तेलंग पास ही जो है वो सबसे ऊंचा पास है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक वारू दर्रा बहुत बार एलाइड सर्विसेज में पूछा गया, एक बार एलाइड सर्विसेज में, एचएस में, पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। ये वारू दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि वारू दर्रे का एल्टीट्यूड कितना है। वारू दर्रा कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ता है और 3870 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। तो ये एक एक्स्ट्रा पास भी आपने जान लिया, ये भी पता चल गया। तो इतना काफ़ी है ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड टू हेल्प द वाल्मीकि कम्युनिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। तो बोलते हैं वाल्मीकि समुदाय को मकान निर्माण में सहायता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। वाल्मीकि समुदाय को जो है वो मकान निर्माण में सहायता देने के लिए जो इस बार बजट में ये स्कीम चलाई गई है महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के बारे में जान लेते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बार के बजट में है। तो स्कीम जो है महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना ये चलाई गई है ताकि उन लोगों की हेल्प की जाए जो वाल्मीकि कम्युनिटी से आते हैं, उनके हाउस कंस्ट्रक्शन में जो है वो हेल्प की जा सके। इस स्कीम के तहत वाल्मीकि कम्युनिटी को जो है जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख है और जिनका कोई अपना घर नहीं है उनको सहायता दी जाएगी अबाउट 3 लाख की सहायता दी जाएगी ताकि वो घर बना सकें, इसलिए उनको ये सहायता जो है वो दी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना हो गई, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया है कि इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, अपना घर नहीं जिनका होगा वाल्मीकि समुदाय के लोगों का, उनको जो है ये यहाँ पर सहायता दी जाएगी। और कितनी? 3 लाख की सहायता दी जाएगी हाउस बिल्ड करने के लिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी रावी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी नहीं है। ये जितनी भी ऑप्शंस में दी गई हैं सारी की सारी रावी की ही सहायक नदी है, परंतु आपको बताना है नॉट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी की, रावी की जो है वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अभी आपको कमेंट करके जो है वो आंसर बताना है। पिछले कल मिशन एलाइड में हमने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और डिटेल से डिस्कस किया था, अभी आप कमेंट करके बताएंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट में हम रिवाइज करते हैं उसको रिवाइज करते हैं, परंतु उससे पहले टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। आज का हमारा टॉपिक है अर्बन लिटरेसी रेट को लेकर हिमाचल में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर देखो हम बात करते हैं हिमाचल के अर्बन लिटरेसी रेट की, तो हिमाचल का जो ओवरऑल अर्बन लिटरेसी रेट है, शहरी साक्षरता दर, वो है 91.1%। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें जो महिलाओं का है और पुरुषों का है वो कितना है, तो पुरुषों का इसमें से मेल जो लिटरेसी रेट है अर्बन क्षेत्रों में वो है 93.4%, फीमेल है 88.4%। और अगर हम बात करें हाईएस्ट है डिस्ट्रिक्ट शिमला का 93.1% है। शिमला में भी मेल का 94.6 और फीमेल का 91.3% है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर का है 92.5%, मेल का 95.2%, फीमेल का 89.7%।
ऊना की अगर हम लोएस्ट में देखेंगे तो लोएस्ट में ना सबसे पहले ऊना आता है। ऊना का है 86.6%, इसमें मेल 89.9 और फीमेल 83.1%। और ऊना के बाद कुल्लू का नंबर है 88.1% है। उसके बाद मेल जो है यहाँ का 91.2% और फीमेल जो है वो यहाँ का 84.6%। तो ये आपको पता चल गया। ओवरऑल अर्बन लिटरेसी रेट हिमाचल का 91.1%, हाईएस्ट शिमला का 93.1%, लोएस्ट ऊना का 86.6%। ये डाटा एग्जाम में पूछा जा सकता है और डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। सीधा 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।